नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम परावैद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो देखो, वे पदार्थ जो धारा का चालन नहीं करते हैं, धारा का चालन नहीं करते हैं, अर्थात वो कौन से पदार्थ होते हैं भाई? कुचालक पदार्थ होते हैं, करते हैं, परंतु किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि उनके ऊपर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो वो विद्युत प्रभाव या विद्युत के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उन पदार्थों को क्या बोलेंगे? परावैद्युत पदार्थ। तो परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत के गुण या गुणों को प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब भाई परावैद्युत पदार्थों की परिभाषा तो आ गई। अब इनके उदाहरण देखिए आप। तो उदाहरण के लिए यदि बात करें तो देखो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में एबोनोइट, अभ्रक, कागज, तेल आदि। ये जो पदार्थ है ये क्या करते हैं? खुद तो कुचालक होते हैं, अर्थात विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन जब इनको विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये विद्युत के गुणों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, या विद्युत गुणों का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए, अब हमने उदाहरण बताया एबेनोइट, अभ्रक, कागज और तेल। तो अब कुचालक पदार्थों में यानी कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो इनके लिए मैं लिख सकता हूं, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते तो ये विद्युत धारा का चालन करते, अनुपस्थित होते हैं। अब देखिए, यदि ये जो विद्युत, इनमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे ही नहीं, फिर भी ये क्या है? विद्युत धारा के गुणों को प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रेरण सिद्धांत के कारण। तो लिखेंगे, ये पदार्थ विद्युतीय प्रेरण गुण के कारण विद्युत गुणों का प्रदर्शन करते हैं। अब विद्युत प्रेरण हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है कि यदि किसी अचालक वस्तु के पास में यदि आप चालक वस्तु लेकर जाते हैं, तो जैसे कोई चालक वस्तु है आपके पास में, या कोई आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु लेकर आएंगे, तो अनावेशित वस्तु जैसे ही लाएंगे तो प्रेरण के कारण यहाँ ऋणावेश, ये धनावेशित वस्तु है तो यहाँ ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये विद्युतीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो विद्युतीय गुण होता है वो किसके कारण होता है भाई? प्रेरण गुण के कारण विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन होता है। अब देखिए किस प्रकार। तो लिखेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन अणु या परमाणु के संबद्ध होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अणु या परमाणु के क्या होते हैं? संबद्ध होते हैं, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर
ये तनिक यानी कि बहुत अल्प मात्रा में तनिक पुनः व्यवस्थित होते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं, और बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे इस पर आरोपित किया जाएगा तो ये पुनः व्यवस्थित हो जाएंगे, और पुनः व्यवस्थित होने के कारण इनमें क्या आ जाएंगे, विद्युत गुणों का ये क्या करेंगे भाई, प्रदर्शन करेंगे। अब देखो परावैद्युत पदार्थों के प्रकार, तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया अपना ध्रुवीय और दूसरा हो गया अपना अध्रुवीय, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरे हो गए अपने पास में कौन से, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, तो देखो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के वितरण, अणुओं के बोले तो जैसे धनावेश और ऋणावेश दोनों आयनों के जो वितरण केंद्र होते हैं वो यदि संपाती न होते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जैसे नाम से ही पता चल रहा है द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव है, यानी कि एक तो प्लस और एक क्या हो, माइनस हो, अर्थात समान परिमाण के आवेशों को यदि हम पास पास में समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि अति निकट रखते हैं तो उन्हें बोलेंगे द्विध्रुव है। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं, देखो दो अणु, एक प्लस और एक माइनस, दोनों के जो केंद्र है वो यदि संपाती नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के आवेशों, यानी एक तो हो गया कौन सा आवेश भाई, ऋण आवेश, तो लिखेंगे ऋण आवेश व धन आवेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं भाई, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए इनके उदाहरण, तो देखो उदाहरण में आपके पास में हो गया HCl, जिसमें देखो H है ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और आप जानते हैं हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। तो इनके देखो वितरण केंद्र है वो संपाती नहीं है जबकि दोनों के आवेश बराबर है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन H2O का, तो देखिए यहां O2 यदि मैं -2 मानूं O की संयोजकता, और हाइड्रोजन में क्या मानूं, पॉजिटिव, और दूसरा हाइड्रोजन H पॉजिटिव, तो देखिए इसका आकार छोटा, और फिर जाहिर सी बात है इसका भी आकार छोटा होता है, जबकि यहां यदि अपन देखें तो ऑक्सीजन का आकार क्या होता है भाई, बड़ा होता है। तो इस तरीके से मैं मान सकता हूं कि ये जो है ये क्या है भाई, अपने पास में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। अब देखिए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है और आयनों से बने हुए हैं, और दो आयनों से बने हुए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और देखो दोनों आपस में आयनों में बराबर है, +1 और -1। देखो +2 और -2 अति निकट रखे गए, तो इससे क्या बनेगा भाई, एक विद्युत द्विध्रुव बनेगा, और विद्युत द्विध्रुव बनेगा तो उसका कोई नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां से क्या लिखेंगे, इनका या इनसे बना निकाय विद्युत द्विध्रुव की भांति होता है।
अतः इनका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि कोई न कोई इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब देखिए, यदि मान लो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये रखे गए, तो ये लो जी अलग अलग टाइप से, कहीं प्लस और कहीं माइनस, किधर माइनस और किधर प्लस होंगे, यानी कि ये अव्यवस्थित होंगे। तो जब अपन क्या कर देते हैं, इसको कोई भी विद्युत क्षेत्र में आरोपित नहीं करते, यानी कि बिना विद्युत क्षेत्र के इनको रखा गया, तो इनका नेट विद्युत द्विध्रुव होगा, वो क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो क्या होगा भाई, शून्य होगा। तो लिखेंगे, यहां से लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, और कौन सा विद्युत क्षेत्र भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। भाई सिंगल पदार्थ का तो कुछ न कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन यदि बहुत सारी संख्याओं में हो और बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या हो, अनुपस्थित हो, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य। जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर तो देखो, जैसे ही मान लो इनमें कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे, तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, तो सारे के सारे जो अणु है वो एक दिशा में संरेखित हो जाएंगे, क्योंकि इन पर कोई विद्युत बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो देखो ये एक दिशा में क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। ये विद्युत क्षेत्र ई है भाई। तो अपन लिखेंगे आरोपित करने पर सभी अणु एक दिशा में, या लिखेंगे बल आघूर्ण के कारण, सभी अणु बल आघूर्ण के कारण एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अतः इस स्थिति में इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निश्चित होता है, या नियत होता है, या नेट होता है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक अपन देखते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए, वे पदार्थ जिनके अणुओं के जो वितरण केंद्र हैं वो परस्पर क्या होते हैं, एक ही होते हैं, अर्थात संपाती होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनके अणुओं में या अणुओं के आयनों, अब आयन तो दो प्रकार होंगे, कौन कौन से, ऋणायन आयनों, ऋणायन व धनायन के वितरण केंद्र परस्पर एक ही बिंदु पर होते हैं, अर्थात संपाती होते हैं। कौन से कहलाते हैं भाई, नॉन पोलर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं।
उदाहरण आप देखेंगे तो सारी की सारी द्विपरमाणु गैसें H2O2 N2 CO2 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास में परावैद्युत पदार्थ। देखिए एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों ने सहसंयोजक बॉन्ड बनाया और क्या बना लिया भाई, दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, इससे जो अणु बनाया तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इसी प्रकार O2 का हो जाएगा भाई ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों साझेदारी करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो, और इसी तरीके से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये O, ये C और ये O, ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें न तो परमाणु आकार बढ़ता है और नहीं घटता है, क्योंकि न तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और नहीं इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए इनका अपन लिख सकते हैं, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि बिल्कुल आयन ही नहीं है। लेकिन अब लिखेंगे इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके धन आयन विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋण आयन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इस स्थिति में इनका नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यदि बात करें तो देखिए इस प्रकार से कोई इनके अणु व्यवस्थित थे, ये तो है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, और अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे भाई, प्लस माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो प्लस हो जाएंगे और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जब इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं तो अब ये एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे और फिर इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। यहां लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र उपस्थित। अब ये व्यवस्थित क्यों हुए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस और माइनस, तो जाहिर सी बात है प्रेरण के कारण प्लस की तरफ तो माइनस का निशान, मतलब माइनस आगे चला जाता है और माइनस को क्या कर देता है, प्लस आकर्षित कर लेता है। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित नहीं था, लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र रखते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो प्रेरित हो जाता है, और इस प्रेरित होने को क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। तो देखिए इसे भी समझिए, परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसके बारे में तो लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
परावैद्युत पदार्थों में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। अब ये देखो प्रेरण का गुण उत्पन्न कहां से होता है। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो प्रेरित कहां से होता है, तो ये प्रेरण गुण से होता है। अब देखिए रेखीय समदेशिक परावैद्युत या रेखीय समदेशिक ध्रुवण। तो देखिए जब यदि हम परावैद्युत पदार्थों पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र के समान यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश और उसके समानुपाती यदि ध्रुवण होता है तो उसे क्या बोलेंगे, रेखीय समदेशिक ध्रुवण या ध्रुवित पदार्थ, या अपन लिख सकते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए परावैद्युत पदार्थ, तो यहां से अपन लिख सकते हैं यदि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के अनुदिश या विद्युत क्षेत्र के समानुपाती और इसके अनुदिश होता है, ध्रुवण क्या हो, अनुदिश हो या क्या हो, इसके समानुपाती हो, अनुदिश हो, तो ऐसे पदार्थ रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो ध्रुवण सदिश। तो देखिए ध्रुवण सदिश क्या होता है, यदि परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में जितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है उस सदिश को क्या बोलेंगे अपन, ध्रुवण सदिश। तो लिखा जा सकता है परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। और अब देखो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। और ये हमने बताया क्या भाई, जो P है ये समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र E के, और P बराबर हो जाएगा काई, और आप लिख सकते हैं E और क्या हो जाएगा E यानी विद्युत क्षेत्र। और ये जो काई है वो एक नियतांक है और ये इसकी विद्युत ध्रुवण प्रवृत्ति का मापक है। तो लिख सकते हैं काई E एक नियतांक है जो विद्युत ध्रुवण की प्रवृत्ति यानी कि जो इनमें प्रवृत्ति होती है ध्रुवण होने की, घूमने की, यानी कि संरेखित होने की,
ध्रुवण प्रवृत्ति का मापक है। यानी कि जितना इनका अनुपात होगा P और E का, दोनों का अनुपात, क्योंकि काई E बराबर मैं लिख सकता हूं अच्छी तरीके से P/E, यानी विद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों के जितना अनुपात अधिक होगा उतनी ध्रुवण की जो गति होगी वो तेज होगी, और जितना इन दोनों का अनुपात कम होगा इनके ध्रुवण की गति क्या होगी, कम होगी। धन्यवाद।